गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अपनी पहली वीडियो में हमने ग्रुप्स के बारे में जाना था कि ग्रुप्स किस तरह के हो सकते हैं। ये आपके प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप्स हो सकते हैं, कम्युनिटी और सोसाइटी और एसोसिएशन के रूप में हो सकते हैं, इन ग्रुप्स और आउट ग्रुप्स हो सकते हैं। इसके अलावा ये रेफरेंस ग्रुप्स और पेयर ग्रुप्स हो सकते हैं। आइए इनके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं दोबारा से। तो सबसे पहले हमने ग्रुप्स पढ़े थे प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ये ग्रुप्स क्या दिखाते थे? प्राइमरी ग्रुप्स वे ग्रुप्स थे जिसमें लोग एक दूसरे से व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए थे, जैसे कि फैमिली। और सेकेंडरी ग्रुप वे ग्रुप थे जिसमें किसी एम से के थ्रू जुड़े हुए थे, जैसे कि हमारे स्कूल्स, वहां पर हम पढ़ने के लिए जाते हैं, स्कूल्स कॉलेज वगैरह, इस तरह के सेकेंडरी ग्रुप्स में आते थे। इसके बाद हमने जाना था कम्युनिटी और सोसाइटी और एसोसिएशन के बारे में। कम्युनिटी, सोसाइटी एंड एसोसिएशन, ये इस तरह के ग्रुप थे जो किसी खास कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस तरह के धर्म की कम्युनिटी हो सकती है। जैन धर्म से रिलेटेड हो सकती है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड हो सकती है, सिख धर्म से हो सकती है, या फिर किसी एक खास देवता को मानने वाले हो सकते हैं, कृष्ण को मानने वाले हो सकते हैं, कृष्ण भक्ति शाखा से प्रेरित होने वाले, या राम भक्ति शाखा से प्रेरित होने वाले, राम को मानने वाले लोग हो सकते हैं। इस तरह की कम्युनिटियाँ हो सकती हैं, एनजीओ वगैरह हो सकते हैं। इसके अलावा इन ग्रुप्स और आउट ग्रुप्स के बारे में पढ़ा था हमने। इन ग्रुप्स एंड आउट ग्रुप्स, ये किसी एक पर्टिकुलर रीजन के या पर्टिकुलर स्पेस के या पर्टिकुलर क्षेत्र की बात हो रही है, जहाँ पर कुछ लोग अंदर काम करते हैं, कुछ लोग बाहर काम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक स्कूल है, उसमें अंदर पढ़ने वाले बच्चे हैं और बाहर काम करने वाले बच्चे हैं, उनमें आपस में भेदभाव देखने को मिल सकता है। इन चीज़ों को आप इनर ग्रुप और आउटर ग्रुप के नाम से समझ सकते हैं। इसके बाद हम आए थे रेफरेंस ग्रुप पर। रेफरेंस ग्रुप वे ग्रुप थे जो किसी के रेफरेंस पर चलते थे या फिर किसी को आदर्श मान लिया करते थे। जैसे कि एक व्यक्ति फौजी को या फिर किसी मिलिट्री पर्सन को आदर्श मान ले और उसकी तरह बनने की कोशिश करे, तो वह एक ऐसा ग्रुप होगा जो फौज को पसंद करने वाला होगा। या फिर ये कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर ग्रुप जो अपनी हेल्थ पर कॉन्शियस करता है और जिम जाता है और अपनी हेल्थ बनाना चाहता है, वो इस तरह के ग्रुप आपके हेल्थ कॉन्शियस ग्रुप के अंतर्गत इस रेफरेंस ग्रुप में आएंगे, जो किसी खास पर्सन की तरह अपनी हेल्थ बनाना चाहते हैं या फिर अपनी फिटनेस बनाना चाहते हैं। इसमें कोई ना कोई पर्टिकुलर पर्सन आपका आदर्श होता है। इसके बाद आते हैं पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप मुख्य रूप से वे ग्रुप हैं जो किसी व्यक्ति द्वारा दबाव में आने पर बनाए जाते हैं। जैसे कि आपका कोई फ्रेंड आपको कह दे कि वो साइंस साइड ना लेकर मैं बायोलॉजी साइड ले रहा है, साइंस साइड में मैथ ना लेकर बायोलॉजी ले रहा है, तो आप उसके थ्रू उसके जैसे ही उसके पेयर में घुलकर या मिलकर पढ़ना चाहें, तो ऐसे ग्रुप को पीयर ग्रुप कहते हैं। इस तरह की सिचुएशंस को पढ़ते हुए अब आते हैं हम सामाजिक स्ट्रैटिफिकेशन पर। इस सामाजिक रूप से स्तरीकरण किस तरीके से होता है या समाज में इन लोगों का स्ट्रैटिफिकेशन कैसे किया जाता है। हम देखते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह के लोग देखने को मिलते हैं, वे अलग अलग तरीके से बातें कर सकते हैं। ये ग्रुप मुख्य रूप से जो हम देखते हैं स्ट्रैटिफिकेशन के अंतर्गत, ये 4 प्रकार के हो सकते हैं। जो सबसे पहले स्लेवरी को, स्टेट को, इसके अलावा कास्ट सिस्टम को बेस करने वाले या फिर क्लास सिस्टम को बेस करने वाले, इस तरीके से ये डिवाइड हो सकते हैं। स्लेवरी क्या है, इसके बारे में हमने 18वीं और 19वीं शताब्दी में पढ़ा था। यूरोप के अंतर्गत 18th एंड 19th सेंचुरी इन यूरोप किस तरीके के आपके विभिन्न प्रकार के ग्रुप बने गए थे जो दास प्रथा को बढ़ावा देते थे या स्लेवरी को बढ़ावा देते थे। यहाँ तक कि इंडिया में तो आज भी बंधुआ मजदूरी देखने को मिल जाती है।
इसके अलावा हम यूएसए का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा को का अंत करने की कोशिश की थी और काफ़ी हद तक सफल भी रहे थे। उन्होंने डेमोक्रेसी लाई थी वहाँ पर। इसके अलावा हम एग्जाम्पल देखते हैं साउथ अफ्रीका का, जहाँ पर नेल्सन मंडेला ने स्लेवरी को पूर्ण रूप से प्रोहिबिटेड बताया था। इस तरह के एग्जाम्पल बहुत सारे देखने को मिलते हैं, लेकिन हम यहाँ पर स्लेवरी के बारे में नहीं पढ़ने वाले। इसके अलावा यहाँ पर हम स्टेट के बारे में जान लेते हैं। स्टेट यूरोप के अंतर्गत होने वाला एक ऐसे हैं जिसमें उन्होंने इस तरह कर दिया गया था उन लोगों का। उन्होंने पादरी बनाए थे, नोबल बनाए थे। इसके अलावा जो आपकी वहां की प्रजा थी, पीपल थे, वे थर्ड कैटेगरी में आते थे। इस तरीके से हम देखते हैं कि वहां पर किस तरीके से निम्न लोगों को के साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा था, डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा था। लेकिन हम अपनी इस चैप्टर में, अपने सोशियोलॉजी की बुक में सिर्फ 2 पॉइंटों को लेकर चलेंगे, कास्ट एंड क्लास को। आइए जानते हैं कास्ट के बारे में। जाति किस तरीके से कार्य करती है। जातिगत रूप से आप देख सकते हैं इंडियन सोसाइटी में बहुत सारी जातियां हैं और ये अपने तरीके से कार्य करती हैं, अपने कास्ट बेस को अपने आप को उच्च मानती हैं। आप देख सकते हैं कि कुछ लोग जो ब्राह्मण हैं वे अपने आप को उच्च मानते हैं दूसरी जातियों से। इसके अलावा ब्राह्मण के अलावा क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य में इन्हें बांटा गया है। तो कास्ट सिस्टम के अंतर्गत हम कहें तो इन्हें ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय में बांटा गया है। ब्राह्मणों के बारे में हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि ब्राह्मण वर्ग के लोग क्या करते हैं। ये पूजा पाठ में लगे रहते हैं और अपने आप को विद्वान मानते हैं और अपने आप को उच्च बताते हैं। इसके अलावा ये पवित्र जातियों के अंतर्गत अपने आप को पवित्र मानते हैं। इसके अलावा वैश्य जाति किस चीज को बिलोंग करती है? वैश्य जाति मुख्य रूप से व्यापारिक वर्ग या ट्रेडिंग वर्ग को बिलोंग करती है। ये व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं और व्यापार को बढ़ावा देते हैं। इसके बाद क्षत्रिय जो है आपके, ये उच्च में इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि ये रक्षा करने का कार्य करते हैं और साथ ही साथ ये विभिन्न प्रकार से लोगों से जुड़े हुए रहते हैं। इसके बाद आते हैं शूद्र लोग, मुख्य रूप से निम्न कास्ट के वर्ग करते हैं या सेवा करने का कार्य करते हैं। इस तरीके से पुराने समय से ही, प्राचीन काल से ही भारत में क्लास सिस्टम या कास्ट सिस्टम को बांटा गया था। कास्ट सिस्टम के अंतर्गत इन्होंने विभिन्न प्रकार से कुछ जातियों को उच्च और कुछ जातियों को निम्न मान दिया गया था। आजकल शहरों की बात करें तो शहरों में फिर भी काफ़ी हद तक कास्ट सिस्टम देखने को नहीं मिलता, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो इंडिया के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी कास्ट सिस्टम बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलता है। इसके अलावा क्लास सिस्टम, आइए जानते हैं क्लास सिस्टम के बारे में। There have been many attempts to explain class. We mention here very briefly just the central idea of Max Weber and that the functionalism in the Marxist theory. आइए जानते हैं मैक्सिक थ्योरी मैक्स वेबर की कि उन्होंने क्लास को या वर्ग को किस तरीके से बांटा है। इसके अंतर्गत वे क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर वो क्वेश्चन करते हैं कि कोई पर्टिकुलर ग्रुप किस तरीके से ओनर है किसी प्रोडक्शन का। यहाँ पर क्लास एक तरीके से ओनरशिप को दर्शाती है। ओनरशिप, ये ओनरशिप आपकी प्रोडक्शन में हो सकती है या फिर ओनरशिप ऑफ लेबर वर्क। आप देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की इंडस्ट्रियों में लेबरों के भी एक नेता होते हैं, वे लेबर वर्क करवाते हैं। तो इस तरीके से वे क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं कि वह क्लास लेबर वर्क की है और लेबर वर्क के अंतर्गत कार्य करती है। तो कहा जा सकता है कि मैक्स ने एक तरीके से ओनरशिप के आधार पर इनका विभाजन किया है,
कि किस तरीके से वे प्रोडक्शन दे रहे हैं या किस तरीके का वे लेबर वर्क कर रहे हैं, लेकिन वेबर ने इस तरीके से नहीं किया है। वेबर ने थोड़ा इस चीज़ को बदल दिया है। उन्होंने वर्ड यूज किया है लाइफ चेंज, कि किस तरीके से उनके जीवन में बदलाव आते हैं, एडवांटेज देखने को मिलती है, समानताएं देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी के अंतर्गत पॉलिटिकल बेस पर वे किस तरीके से कार्य करते हैं। साथ ही साथ हम क्लास बेस पर देखते हैं कि वे वर्ग या वह जाति किस तरीके से कार्य कर रही है, किस तरीके से सोसाइटी पर बेस है और किस तरीके से प्लेसिंग कर रही है, मोटिवेशनल वर्क कर रही है, सोशल इनइक्वालिटीज कैसी है स्ट्रैटिफिकेशन के अंतर्गत। साथ ही साथ हम देखते हैं कि किस तरीके से इम्पोर्टेंट पोजीशंस हैं उन लोगों की और किस तरीके से वह किस हद तक क्वालिफाइड हैं या वे लोग किस तरीके से किस हद तक क्वालिफाइड पर्सन के अंतर्गत आते हैं। इसी में आगे चलते हैं स्टेटस एंड रोल पर। किस तरीके से लोग स्टेटस बना लेते हैं, अपनी खुद की भूमिका बना लेते हैं, किस तरीके से रोल निभाते हैं। ये दो एक स्ट्रक्चर हो सकते हैं, दो भूमिकाएं हो सकती हैं जिन्हें हम एक माता को लेकर समझ सकते हैं। एक माँ अपने बच्चे के लिए एक भूमिका भी निभाती है और रोल भी प्ले करती है। जैसे कि मान लीजिए उसे अपने बच्चे को कुछ खिलाना है, कुछ पिलाना है और बच्चा खाने से मना कर रहा है, तो वह एक स्टेटस प्ले करने के साथ साथ एक रोल भी प्ले करती है। उसे समझाती है कि बेटा इससे पावर आएगी या इससे ताकत आएगी। वह उसे सिखाने की कोशिश करती है कि किस तरीके से तुम इस दूध को पीकर या फिर इस खाने को खाकर ताकतवर बन जाओगे। इस तरीके से वह दोनों तरह की भूमिका निभाती है। हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि स्टेटस और रोल किस तरीके से कार्य करते हैं सोसाइटी में। स्टेटस जो लोगों द्वारा बनाया गया है एक तरह की के ट्विन कॉन्सेप्ट पर बिलोंग करता है, कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। स्टेटस इज सिंपली ए पोजीशन इन सोसाइटी। एक स्टेटस एक सिंपली पोजीशन है सोसाइटी में एंड एवरी इंडिविजुअल ऑक्यूपाइड मैनी सच पोजीशन। लेकिन इसके अलावा एक इंडिविजुअल व्यक्ति कई तरह की पोजीशन फेस कर सकता है या फिर कई तरह के रोल प्ले कर सकता है। हम सिंपली शब्दों में समझ सकते हैं कि एक टीचर जो पढ़ा रहा है वो घर पर किसी का भाई हो सकता है, किसी की बहन हो सकती है, किसी का पिता हो सकता है, किसी की पुत्री हो सकती है। उसी तरीके से वह अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग रोल प्ले कर सकता है। उसी तरीके से उसका स्टेटस उससे कहीं भी हो सकता है जो वह रोल प्ले कर रहा है। पर्टिकुलर एक व्यक्ति एक से अधिक रोल प्ले कर सकता है। जैसे आप किसी के लिए उसके पुत्र हो, उसकी पुत्री हो, या फिर किसी के लिए उसके दोस्त हो, उसके भाई हो, उसकी बहन हो, किसी के लिए उसके पिता भी हो सकते हो, उसकी पुत्री भी हो, माता भी हो सकते हो। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सोशल स्टेटस काफ़ी हद तक सोशल रोल को रिप्रेजेंट करता है और काफ़ी हद तक ये चीज़ें बदलती रहती हैं समय के साथ साथ। अगर आज की मॉडर्न सोसाइटी की बात करें तो आजकल बहुत सारे इंडिविजुअल चेंज देखने को मिल सकते हैं, मल्टीपल स्टेटस देखने को मिल सकते हैं। सोशोलॉजिकल रूप से लोग अलग अलग कार्य कर रहे हो सकते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि एक अभिनेता होने के साथ साथ विभिन्न प्रकार के वर्क करता है। जैसे कि एक फिल्म मेकर है, वो फिल्म मेकर होने के साथ साथ वो एक एक्टर का काम भी करता है, साथ ही साथ वह एक प्रोड्यूसर का काम भी करता है, वह फिल्म मेकर का काम भी करता है, वो राइटिंग का काम भी करता है, वो सिंगिंग का काम भी करता है। तो उसने अपने अलग अलग स्टेटस बना दिए हैं, लेकिन साथ ही वह रोल प्ले भी कर रहा है अलग अलग तरह के। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि आज की मॉडर्न सोसाइटी में हम विभिन्न प्रकार के स्टेटस भी देख सकते हैं, मल्टी स्टेटस भी देख सकते हैं, मल्टी फंक्शन की तरह से या मल्टी रूल की तरह। जैसे कि हम देख सकते हैं कि एक बेटा कभी एक पिता भी बनेगा और कभी एक दादा भी बनेगा, या फिर ग्रेट ग्रैंडफादर परदादा भी बनेगा। दिस इज कॉल्ड ए स्टेटस सीक्वेंस। ये एक स्टेटस का सीक्वेंस है जो लगातार बढ़ता रहता है वेरियस स्टेज ऑफ लाइफ, अलग अलग लाइफ के स्टेजों के अंतर्गत। इसी तरीके से हम देखते हैं कि एक जन्म लेने वाला व्यक्ति एक समय के बाद बड़ा होता है, बूढ़ा होता है और फिर मर जाता है। ये एक सब सीक्वेंस में चलता रहता है, ये सब रोल प्ले के अंतर्गत चलता रहता है।
ये मॉडर्न सोसाइटी को रिप्रेजेंट करता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक को दिखाता है और उसके अचीवमेंट्स को दिखाता है कि किस तरीके से एक व्यक्ति विभिन्न प्रकार के अचीवमेंट लेता है अपनी लाइफ में, कि पर्टिकुलर व्यक्ति ने छोटी क्लास में ही या बचपन में ही इस तरह के काम करने शुरू कर दिए थे। जैसे कि हम सरदार के बारे में भी जानते हैं, अपने सरदार भगत सिंह के बारे में जानते हैं कि उन्होंने बचपन में 14 वर्ष की आयु में ही एक भूमि में तिनके रोपने का काम करना शुरू कर दिया था, जिसको के बारे में उनके पिता के पूछने पर उन्होंने बताया था कि वे बंदूकें बो रहे हैं और बंदूकें बोकर वे इन्हें आज़ादी के लिए इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि एक बंदे के रोल प्ले और स्टेटस समय के साथ साथ किस तरीके से एक अच्छे व्यक्तित्व को रिप्रेजेंट करते हैं या एक स्टेटस को बनाते हैं। सोसाइटी बेस्ड ये किस तरीके से चलते हैं और किस तरीके से सोसाइटी में अपनी भूमिका को बनाते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ हमें कुछ स्टोरियोटाइप भी देखने को मिलते हैं, कुछ खास पूर्व धारणाएं देखने को मिलती हैं जो कुछ खास लोगों के लिए बनाई गई हैं। जैसे कि कुछ लोगों के लिए कह दिया जाता है कि ये व्यक्ति तो पतला दुबला सा है, ये कहाँ कुश्ती लड़ सकता है। या फिर ये हम देख सकते हैं कि कुछ क्षेत्रों में हमें कहा जाता है कि ये लड़की है, ये कहाँ आगे बढ़ सकती है या फिर किसी से लड़ सकती है। इस तरह के स्टोरियोटाइप भी हमें सोसाइटी में देखने को मिलते हैं जो दिखाते हैं कि लोगों के स्टोरियोटाइपिकल रोल्स कैसे हो सकते हैं, वे किस तरीके से उन्हें सोच सकते हैं। जैसे कि एक महिला के लिए लोग सोचते हैं कि वो एक हाउस वूमेन या हाउस मेकर ही हो सकती है, वहीं पर एक पुरुष के लिए सोचा जाता है कि वह बाहर के काम ही करेगा। जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति के लिए उसके ये सोशल स्टेटस बिलोंग करते हों या फिर वह उसी तरीके से कार्य करे जिस तरीके से सोसाइटी चाहती है। इंसान अपने तरीके से भी आगे बढ़ने की कोशिश करता है। इसी के साथ स्टेटस और रोल के बाद अब आते हैं सोसाइटी एंड सोशल कंट्रोल पर। इस सोसाइटी के अंतर्गत रहते हुए हम सोशल कंट्रोल को किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या सामाजिक स्थिरता को कैसे दिखा सकते हैं, हम किस तरीके से अपने आप को कंट्रोल रह सकते हैं और किस तरह से आसपास के समाज को कंट्रोल कर सकते हैं। सोशल कंट्रोल इज वन ऑफ द मोस्ट जनरली यूज कॉन्सेप्ट इन सोशोलॉजी। सोशल कंट्रोल अपने आप में एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है सोशोलॉजी का, जो कंट्रोल करता है सोशोलॉजी को काफ़ी हद तक। इट रेफर टू द वेरियस मीन्स यूज्ड बाय द सोसाइटी टू ब्रिंग इट रिलेटेड और अनरूलरी मेंबर्स बैक इनटू लाइन। यह खासकर रेफर करता है उन वेरियस मीन्स को जिसके अंतर्गत सोसाइटी में विभिन्न प्रकार के अनरूलरी मेंबरों को बैक ऑफ द लाइन कर दिया जाता है या फिर काफ़ी हद तक पीछे मान लिया जाता है कि वे सोसाइटी में कंट्रोल करने लायक हैं। यू विल रिकॉल हाउ सोशोलॉजी हैज डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड डिबेट अबाउट द मीनिंग ऑफ कॉन्सेप्ट। हम समझ चुके हैं काफ़ी हद तक कि किस तरीके से सोशोलॉजी विभिन्न प्रकार के प्रोस्पेक्टिव रखती है और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के मीनिंग कॉन्सेप्ट रखती है। हम कह सकते हैं कि ये एक तरह का फोर्स लगाती है उन लोगों पर जो रेगुलेट बिहेवियर में नहीं रहते, चाहे वे इंडिविजुअल हों चाहे किसी ग्रुप में हों। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि ये बल लगाती है उन चीज़ों पर, उन सोसाइटी के मेंबर्स पर जो मेंटेन करने की कोशिश करते हैं ऑर्डर्स को सोसाइटी में। ये एक पैटर्न बना देती है कि इस तरह की मेंटेनेंस और इस तरह की वैल्यू चलेगी। सोशल कंट्रोल हेयर इज डायरेक्टली टू रिस्ट्रेन डिवर्जेंट बिहेवियर इन इंडिविजुअल और ग्रुप। साथ ही साथ वह इंडिविजुअल और ग्रुप सभी के कंट्रोल को देखती है, सभी के बिहेवियर को देखती है और उसके बाद वन बाय वन हैंड उन्हें समझाती है और उनके साथ माइग्रेट करती है, उनकी समस्याओं को सुनती है, उनके समस्याओं का सॉल्यूशन करती है और उन्हें एक साथ एकजुट करने की कोशिश करती है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर हम सोशल कंट्रोल की बात कर रहे हैं तो सोशल कंट्रोल किसी न किसी रूप में सोशल प्रोग्रेस को बढ़ावा देता है, टेक्निक्स को बढ़ावा देता है, स्ट्रेटजीज को बढ़ावा देता है, उन बिहेवियर को बढ़ावा देता है जो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल या ग्रुप को रेगुलेट करते हैं। साथ ही साथ उन ग्रुप को रेगुलेट करता है जो आगे बढ़कर देश की लिए काफ़ी फायदेमंद हो सकते हैं।
सोशल कंट्रोल दो तरह के हो सकते हैं। सोशल कंट्रोल फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों प्रकार के हो सकते हैं। फॉर्मल प्रकार के सोशल कंट्रोल के अंतर्गत आप देख सकते हैं अपनी फैमिली को, जिसमें आपके द्वारा, आपके पिता द्वारा आपको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है, आपकी माता द्वारा आपको कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। ये सब आपके फॉर्मल कंट्रोल के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा इनफॉर्मल कंट्रोल या फिर ऑफिशियल कंट्रोल के अंतर्गत आप देख सकते हैं कि जो मिलिट्री द्वारा होता है या जो पुलिस द्वारा आपको कंट्रोल किया जाता है, या आपके किसी भी गलत कार्य के विरुद्ध, ऐसे कंट्रोल को हम ऑफिशियल कंट्रोल कह सकते हैं। और इसके बाद ये सोशल कंट्रोल के अंतर्गत ही आता है। इस तरीके से हम समझते हैं कि समाज में किस तरह से सोशल स्ट्रैटिफिकेशन देखने को मिलता है, किस तरह के स्टेज देखने को मिलते हैं, स्लेवरी, स्टेट, कास्ट और क्लास के रूप में। साथ ही साथ हम देखते हैं कि किस तरीके से स्टेटस और रोल हैं लोगों के, और उन्हें कंट्रोल करने के लिए किस तरीके से सोशल कंट्रोलिंग वर्क किया जाता है। इन सोशल कंट्रोलिंग वर्कों को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस तरीके से हम देखते हैं कि हम अपनी सोसाइटी में कार्य कर रहे हैं और किस तरीके से उसे आगे बढ़ा रहे हैं। इस तरह की एक सिचुएशन देखने को मिलती है जब एक व्यक्ति अपनी सिस्टर को मार देता है, जब वह आउटकास्टेड मेंबर से किसी से भी शादी कर लेती है। ये सब नॉर्मली स्टेटस बेस पर होता है, जिससे कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि हमने स्टेटस और कंट्रोल में स्टेटस और रोल में देखा भी था। स्टेटस और रोल में लोग कुल मिलाकर अपनी कास्ट और क्लास बेस पर ही चलते हैं, और कह सकते हैं कि ये क्लास और कास्ट बेस पर ही कार्य करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को एक तरीके से प्रमुख दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसी स्टेज को कंट्रोल करने के लिए सोशल कंट्रोल की हमें जरूरत पड़ती है। क्यों जरूरत पड़ती है? क्योंकि ये लोग कहीं ना कहीं अपने आप को उच्च मानते हुए इतने गलत कार्य कर जाते हैं जो जरूरी नहीं है। जैसे कि एक अदर कास्ट का मेंबर अगर किसी दूसरे मेंबर से शादी कर लेता है, तो कई बार ये झगड़े आपके घर में विभिन्न प्रकार की या फिर आपके परिवेश में विभिन्न प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ावा दे देते हैं। साथ ही साथ इसी तरह का एक एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है हमें पेज नंबर 37 पर। मैन किल सिस्टर फ्रॉम मैरिंग फ्रॉम आउटसाइड द कास्ट, कि एक व्यक्ति द्वारा अपनी ही बहन को मार दिया जाता है जब वह किसी आउटकास्ट मेंबर से शादी करती है। क्यों? क्योंकि वह पूर्ण रूप से अपनी स्टेटस को, अपने रोल को मेंटेन रखना चाहता है। समाज में, सोसाइटी में अपनी कास्ट और अपनी क्लास को मेंटेन रखने की कोशिश करता है, जो वह मेंटेन नहीं कर पाता। इस कारण उसे वह मार देता है। इस तरीके से आपका ये लेसन कंप्लीट होता है।